अब मैं आज के किस्से पे आऊंगा तो कहानी बिल्कुल इससे उल्टी होने वाली है। अब नमस्कार और प्रणाम। हम लोग शिष्टाचार की बात कर रहे हैं और शिष्टाचार ऐसा लगता है गए जमाने की बात हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा की कहानी नंग बड़े परमेश्वर से। लेकिन नंग बड़े परमेश्वर से पे आऊं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। साथ में घंटी बजा दीजिए ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। नंग बड़े परमेश्वर से क्यों मैं कह रहा हूं? नंग बड़े परमेश्वर से इसलिए कह रहा हूं कि कहा जाता है कि साहब नंगे से भगवान भी डरता है, हम आप क्या चीज हैं। और ये बात थोड़ी सज्जन लोगों के बीच में शिष्टाचार में कही जाती थी कि भाई वो आदमी नंगपना कर रहा है उससे दूर रहो। अब इधर से जाने दो, क्यों तुम उस स्तर तक गिरते हो। और अब जो स्थिति आ रही है, जो दशा दिख रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब, अब अभियान चल पड़ा है कि मैं भी नंगा और मैं तुझसे भी बड़ा नंगा। जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने, एक समय हम लोगों ने मैं भी अन्ना देखा था, उसके बाद हमने मैं भी चौकीदार देखा। अब हम देख रहे हैं मैं भी नंगा और मैं तुझसे बड़ा नंगा, और तेरे ऊपर अगर कच्चा बनियान है तो मेरे ऊपर वो भी नहीं, मैं वो भी उतार दूंगा। और ये नंगाई ऐसा नहीं है कि केवल हमारे आपके बीच में या समाज में कहीं दिख रही है। यहाँ इतनी नहीं दिखती है। अभी हम लोगों ने बात की इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, तो तरह तरह के अभिवादनों की चर्चा हुई। लेकिन आप टेलीविजन खोल लीजिए, बस समझ लीजिए कि गुनाह हो गया, आग लग गई। आपको लगेगा कि क्या कर लिया अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन फिर कौन देख रहा है उन टेलीविजन चैनलों को, और इतनी रफ्तार से टीआरपी मिल रही है, इतना भयानक उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। अखबार भी उसी अंदाज में लग गए हैं, उनको भी लग रहा है। पिछले हफ्ते भर से रिया चक्रवर्ती और आज कंगना रानाउत रनौत, पता नहीं वो ठीक से उसका उच्चारण क्या है मुझे। पहले मैं राणावत, हमारे यहाँ एक सेल लगाया करते थे गर्मियों में, कैसरबाग बारादरी में सेल लगती थी कि जान दे दूंगा लेकिन कसम से हटूंगा नहीं, और 10 रुपए में हर कपड़ा, इस तरह की एक सेल लगती थी। जब तक सब बिक नहीं जाएगा यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो वो तो राणावत हिंदी में साफ साफ लिखते थे, लेकिन इधर इनको कुछ लोग रनौत कहते हैं और कुछ लोग रनौत कहते हैं। तो अब मुझे पक्का आइडिया नहीं है कि वो साफ साफ नाम क्या है। लेकिन मैं कंगना का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ काफी, और उनके काम का आज भी हूँ। जो उन्होंने फिल्मों में, जिन फिल्मों में शानदार एक्टिंग की है, उसको आप निगेट नहीं कर सकते हैं, उसको किनारे नहीं कर सकते हैं। फिर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आप इस इंडस्ट्री में जो, जिसको नेपोटिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, भाई भतीजावाद या कहिए पक्षपात, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम, ये जो चलता है, इसको उन्होंने वहां जाके कहा और करण जौहर के सामने कहा। जो करण जौहर उस नेपोटिज्म के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं, हालांकि कितने हैं मैं नहीं जानता हूँ सचमुच, लेकिन कुछ लोग, जैसे ये जो बड़े वाले 3 हीरो हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, और इसके साथ करण जौहर, और एक भट्ट गैंग कहलाता है, भट्ट कैंप कहलाता है। वैसे वो गैंग में मैंने गलती से कह दिया। अब कैंप, फिल्मों में कैंप नाम का शब्द का इस्तेमाल होता है काफी। ये फलाना कैंप या अलाना कैंप, इस कैंप में हो तो चलोगे। और ये जो कंगना ने कहा था कि साहब मैं इस कैंप में हूँ या उस कैंप में हूँ तो मैं चलती हूँ, नहीं तो फिर। और मुझे बहुत डराया गया कि आपने ऋतिक रोशन के खिलाफ कुछ बोल दिया। अब ये सब व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी थी। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि ये रिया चक्रवर्ती के किस्से में, पहले रिया चक्रवर्ती के किस्से में तमाम लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप रिया चक्रवर्ती के पक्ष में हैं, आप उसके पक्ष में क्यों हैं। तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं रिया चक्रवर्ती के पक्ष में ऐसा नहीं हूं कि मैं रिया चक्रवर्ती ने गलत किया हो, साबित भी हो जाए तब भी उसके पक्ष में रहूं। रिया चक्रवर्ती ने अगर कोई अपराध किया है, और मैं इसमें भी खुले ओपन में हूं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए कि उन्होंने हत्या नहीं की है। अगर उन्होंने हत्या की है तो उनको हत्या की सजा मिलनी चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ और अपराध किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया के अंदाज में काम हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुंबई में एक मौत होती है, उस मौत की एफआईआर पटना में लिखी जाती है।
उस पर आप लोगों ने अगर सुना हो, मैंने मुंबई के पूर्व महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी पीएस पसरीचा साहब से बात की, डॉक्टर पीएस पसरीचा से, और उन्होंने कहा कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। जबकि कब कहा, जबकि वो हाई कोर्ट जा चुके थे मुंबई पुलिस की इज्जत बचाने के लिए, मीडिया पर अंकुश लगाने के इरादे से 8 पूर्व पुलिस अफसरों ने याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई होने वाली है 10 तारीख को। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया है। बिहार पुलिस के पास कोई पहुंचा वो एफआईआर लिखवाने, तो बिहार पुलिस का फर्ज था कि उसको लिखे और उसको 0 एफआईआर बनाए और उस जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर कर दे जहां का मामला है। हम सब ये कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पसरीचा साहब ने, जो मुंबई पुलिस के पक्ष में मुंबई पुलिस की साख बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो सीधे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दे, और दूसरा रास्ता ये था कि वो केंद्र सरकार से मांग करे कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। तो जो भी उसने किया उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बिहार पुलिस को उन्होंने कहा कि इसमें अगर उन्होंने ये कर लिया तो ये कोई गलत काम नहीं है, आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन इस बीच मीडिया पर व्हाट्सएप चैट्स के भरोसे, और वो पता नहीं किसकी किसकी व्हाट्सएप चैट कहां कहां से लीक हो रही हैं। पहले बिहार पुलिस, सीबीआई, साथ में अचानक किस प्रेरणा से पता नहीं, स्वतः स्फूर्त, जैसे सुओ मोटो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमा सुना, ऐसे ही सुओ मोटो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाग उठा और अचानक कूद कर आ गया वो जांच करने की यहाँ कोई बड़ा बारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम हमने जब सुना तो वो आमतौर पर विदेशी मुद्रा के घोटालों में और सरकारी पैसे के घोटाले में इसमें आता है कि जिसमें देश को चूना लगाया जा रहा हो। मैंने आपके पैसे ठग लिए, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आता हो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो लेकिन आया तो लगा भाई हो सकता है कोई कनेक्शन हो। बॉलीवुड में तमाम बॉलीवुड पर आरोप लगते हैं और मुझे लगता है गलत भी नहीं लगते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होता है, तरह तरह के यहाँ रैकेट चलते हैं, तो उसमें स्वाभाविक हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो रहा हो कि हम, इसमें ये इल्जाम लग रहा है, हो सकता है जांच से निकल आए, कोई उन्हें ऐसा सुराग मिला हो। लेकिन पता चल रहा है सुराग तो कुछ मिला नहीं। अंत में निकला कि साहब 15 करोड़ की बात हो रही थी उसने, और इसमें भी फिर एक एक आदमी के बैंक स्टेटमेंट, एक एक के बयान, सब सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप इतना शानदार, और मुझे लगता है व्हाट्सएप भारत में लिस्टेड नहीं है, वरना इस समय सबसे जबरदस्त वही चल रहा होता। बाजार को चलाने के लिए और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, व्हाट्सएप बहुत है, पर्याप्त है। तो व्हाट्सएप चैट्स के भरोसे इनकी जांच चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, लगा कि अब सीबीआई को कुछ नहीं, सीबीआई की तरफ से फिर सूत्रों से खबरें लीक हो रही हैं। ये कोई औपचारिक बयान नहीं है, ऐसा नहीं है कि बड़ा भारी केस है इसमें सीबीआई औपचारिक तौर पर बयान दे, ब्रीफिंग करे, नहीं। सूत्रों से आ रहा है कि सीबीआई अब मर्डर एंगल परस्यू नहीं कर रही है। अब अगर मर्डर एंगल परस्यू नहीं हो रहा है तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला हो सकता है। लगता यह है कि वो भी उकसाने का मामला भी साबित नहीं हो पा रहा है या उसके सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी शायद परस्यू होगा नहीं। फिर था कि रुपयों की हेरा फेरी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा आ जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आया था, वो भी ऐसा लगता है कि वहां कुछ हासिल हुआ नहीं। तो तीसरी एजेंसी आई। ये एजेंसी कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। एनसीबी का काम है नशीली पदार्थों, नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों को कंट्रोल करना, या कोई लोग जो इस तरह की गतिविधि करते हैं उनको रोकना। बिल्कुल अच्छा काम है। हो सकता है, और शायद पाया गया है, अभी मुझे नहीं पता है कि ये मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन एनसीबी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती कोई रैकेट चला रही थी जो नशे की दवाओं की सप्लाई अप्लाई करता था। तो अगर ये साबित हो जाता है तो अच्छी बात है, रिया को सजा मिलनी चाहिए, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में मीडिया ने उसको हाउंड किया, जिसको गिद्धों की तरह उसके पीछे लगे हुए थे, हम उस पर सवाल उठा रहे थे। हमें किसी अपराध के मामले में उसकी जांच होने पर और एक्शन होने पर कोई ऐतराज नहीं है, कोई सवाल नहीं है। जो एजेंसी जांच कर रही है, मुझे लगता है सब सक्षम लोग हैं। लेकिन ये जरूर लगता है एक नज़र में कि कुछ अति उत्साह उस एजेंसी ने भी दिखा दिया है, क्योंकि अब कई तरफ से घेरने पे घेरे में नहीं आई, तो ये एक तरह से अंदर तो कर ही देना है। और क्यों कर देना है ये आप सबको साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में एक बड़ा पोस्टर छापा गया है, और उसका ये है कि बिहार के लड़के की जान गई है, इसको हम भूलेंगे नहीं। तो बिहार का लड़का, बिहार का प्राइड,
और राजपूत, ये दोनों चीज़ें जोड़कर बिहार का चुनाव होने वाला है। तो वहाँ आमतौर पे ये दिख रहा है कि ये एक समीकरण है। इस चुनाव के बाद रिया का क्या होता है, ये अलग से देखने में दिलचस्प मामला रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टियां याद रखेंगी, लेकिन आपको हमको याद रखना चाहिए। अब दूसरा किस्सा आ जाइए साहब, ये हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत पर एक से एक कहानियां। कंगना रनौत ने कह दिया, अब मुझे मुंबई जाने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पीओके जा रही हूँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वही कंगना रनौत हैं जो बहुत हिम्मत वाली लड़की मानी जाती हैं, जिन्होंने बॉम्बे आके मुंबई में इसी फिल्म वर्ल्ड में तमाम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और एक से एक बढ़िया फिल्में की हैं। मेरा सबसे बड़ा जो मैं उसमें आवाज उठाना उठाना तो साइड का काम है। असली काम इनका ये है कि उन्होंने काम किए, जो रोल किए हैं वो एक से एक बढ़िया रोल हैं। तो मैं उस रोल के नाते उनकी कदर करता हूँ। आवाज उठाना एडिशनल काम है, उसके लिए अलग से आप कह सकते हैं बोनस पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन किसी एक्टर को उसकी एक्टिंग के अलावा किसी और चीज के लिए हम वजन दें, ये मुझे नहीं जमता है। लेकिन अब उन्हें यहाँ पीओके हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारे मित्र, यानी शिवसेना वाले मेरे कोई मित्र है नहीं, बोल रहा हूं मैं, वो ऐसा नहीं है कि मेरे मित्र हों। शिवसेना के संजय राउत, जो अभी कुछ समय पहले तक सामना के संपादक थे, फिर सामना के संपादक पद पर उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी का नाम आ गया। ऐसा लगा कि संजय राउत कट तो साइज कर दिए गए हैं। लेकिन ये इस कंट्रोवर्सी के बाद अचानक एक बड़ा बयान आया शिवसेना की तरफ से, औपचारिक बयान है कि संजय राउत मुख्य प्रवक्ता बना दिए गए हैं और उनके साथ कुछ प्रवक्ताओं की सूची है, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, कुछ मंत्री भी शामिल हैं उसमें। तो ऐसा लगा कि उनको फिर एलिवेट कर दिया गया, यानी उनको शाबाशी दी गई है कि भाई ठीक है, तुम आदमी ठीक लगते हो, कुछ काम करके दिखा रहे हो और तुम जिस तरह का बयान दे रहे हो इससे हम खुश हैं, तो उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया जाता है। तो मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया उनको। लेकिन कंगना रनौत की कहानी जो है कि उनके घर में बीएमसी का बुलडोजर चल गया। मैं ये बात किसी तरह नहीं मान सकता हूं कि बीएमसी का बुलडोजर किसी घर में यूं चल जाएगा कि आपने घर बनवाया, उसमें नक्शा पास करवाया और उसके बाद बीएमसी आएगी बुलडोजर चला देगी। यहाँ रवायत ऐसी है और यहाँ नहीं है, पूरे भारत में आप सब जानते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम आप सब समझते हैं कि हर जगह लोग कुछ थोड़ा आगे थोड़ा पीछे बढ़ा के बना लेते हैं और बगल वाले को देखा, अच्छा इसने बढ़ा रखा है, मैं भी बढ़ा लेता हूँ। कोई अफसर आया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी से, आपने या तो उसको कुछ खिला पिला दिया या धमका दिया, कहा कि ये देख लेता हूँ कैसे करोगे, पूरे मोहल्ले में सबने बढ़ा रखा है, मेरा ही कैसे तुम सवाल उठा रहे हो। और आमतौर पर ये सेटल हो जाता है। इस वक्त अब ये जानबूझकर ऊपर से कहा गया है कि रिसर्च करके निकालो किस किस किस्से में इसको परेशान किया जा सकता है, कैसे कैसे इसकी जड़ खोदी जा सकती है, जैसे रिया के मामले में दिख रहा है। क्योंकि ये इकलौता किस्सा नहीं हुआ है, एक किस्सा ये हुआ है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की दो बहनों के खिलाफ वैसी एफआईआर लिखवा दी गई है जैसी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में लिखवाई गई थी, कि इन्होंने सुशांत को नशीली दवा दी और इसको नशे की आदत डलवाई, इस तरह का एक किस्सा उनके खिलाफ आ रहा है। दूसरा, रिया की तरफ से अभी हुआ है नहीं मुझे, लेकिन एक तैयारी दिख रही है डिफेमेशन सूट फाइल करने की, कि मेरी इज्जत इन लोगों ने मुझे बदनाम किया है। लेकिन ये कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार, ये भी जिस अंदाज में किस्सा चल रहा है, ये कोई बड़ा मतलब बहुत खराब स्तर पे पहुंच गया है। और कंगना क्यों कर रही है समझ में आता है। कंगना को अगर इस वक्त पब्लिसिटी चाहिए, आमतौर पर फिल्म स्टार आप ध्यान दीजिए तो वो कब कब बयान देते हैं, जब उनकी कोई फिल्म आ रही हो। और बाकी बड़े लोग आप देखते हैं उनके बयान कब आते हैं, जब कोई उनकी किताब रिलीज हो रही होती है। आप आमतौर पर देखिए, बड़े पॉलिटिशियन हैं, पुराने अफसर हैं, उनकी एक किताब आ रही होती है उस वक्त। तो कुछ लोग हैं जो नियमित बोलते रहते हैं, लगातार बोलते हैं, जब भी आप उनसे बात करिए बोल देते हैं, वो छोड़ दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो कभी भी बोल सकते हैं, या पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो कभी भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आमतौर पर चुप रहते हैं, आप उनको कभी बोलते हुए नहीं सुनेंगे, लेकिन उनकी कोई किताब आ रही है
उससे पहले वो बोलना शुरू करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उस किताब के कुछ ऐसे किस्से हिस्से छप जाते हैं जिनमें कोई कंट्रोवर्सी होती है। अब ये कर क्यों रहे हैं ये सोचिए, और आज के दिन कितनी और चीजें हैं जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए थी, वो सोचिए। आज गोल्डमैन सैक्स ने भी जीडीपी का अनुमान गिरा के बताया है। वो उनका जो अनुमान आपने कल देखा फिच का, उससे खराब गोल्डमैन सैक्स का आंकड़ा है। उसके अलावा सीएमआई ने बताया है कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2 करोड़ बेरोजगार हो गए का मतलब 2 करोड़ 10 लाख लोग नौकरी से निकाल दिए गए हैं इस देश में। अप्रैल से अब तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, अगर आपको याद हो, और यहाँ 2 करोड़ लोग रोजगार थे उनके पास, उनकी नौकरी थी, नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये आंकड़ा नहीं दिख रहा है आपको, इस पे चिंता नहीं हो रही है, इस पे कोई टेलीविजन चैनल हेडलाइन नहीं बना रहा है। 9 बजे 9 मिनट आज का बड़ा आयोजन था, यही बेरोजगार लोगों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से जो परेशान है, उन्होंने जिस अंदाज में उधर से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से इतने बजे इतने मिनट का अभियान चला था, और अगर आप उसको देखें, मैंने अभी इसी वक्त सर्च किया गूगल पर, ये 9 बजे 9 मिनट आज अभियान हुआ है। एक टेलीविजन चैनल है इस देश का, जो उत्तर प्रदेश का चैनल है, भारत समाचार, उसमें मुझे इसके वीडियो दिख रहे हैं आज की तारीख के 18 मिनट पहले, 52 मिनट पहले, 57 मिनट पहले 9 बजे 9 मिनट वाला दिया, ताली थाली के बीच अंधेरे में दिए। ये कहानी वहां दिख रही है, कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिख रहा है 9 बजे 9 मिनट। लेकिन इसके बाद नीचे जाइए और जिसमें भारत के सब बड़े अखबारों के, टेलीविजन चैनलों के रेफरेंस लिंक आ रहे हैं, वो सब 5 अप्रैल 2020, 6 अप्रैल 2020 के आ रहे हैं। यानी वो दिन जिस दिन पहली बार ये किस्सा हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 9 बजे 9 मिनट अंधेरा करके दिया जलाने का अभियान चला था। आज का 9 बजे 9 मिनट इनमें से किसी को शायद दिखाने के या हेडलाइन बनाने के लायक नहीं लगा है। जो जिन जगहों पर ये हो रहा है वहां अब मैं देख रहा हूं कुछ देर बाद कि कुछ कुछ जगह आने लगा है। क्यों हुआ है? हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2 साथ में जुड़ गई हैं, उसके बाद भी ये हाल है कि आप इसको इतनी तेजी से वहां ले जाके नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां आप कंगना रनौत या रिया चक्रवर्ती का किस्सा देख रहे हैं। इस वक्त अगर आप ट्रेंडिंग देखिए तो टॉप ट्रेंड क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र का सीएम नपुंसक है। अब ये ट्रेंड है। एक्टर कंगना रनौत अराइव्स इन मुंबई विद Y+ सिक्योरिटी। ये किस्से इस समय इस देश में चल रहे हैं, जिस वक्त आपको चिंता होनी चाहिए बेरोजगारी की, जीडीपी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, केंद्र सरकार के पास राज्यों को देने के लिए पैसा नहीं है इसको छोड़कर हम यहाँ हिसाब लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस रिटेल में भी हिस्सा बेचना शुरू कर दिया है और बड़ी डील उन्होंने कर ली है सिल्वर लेक्स के साथ। सिल्वर लेक्स को ही इन्होंने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में पहले हिस्सा बेचा था, और अब इसका अर्थ है कि अब रिलायंस एक दोबारा से फिर पैसा जुटाने के एक नए अभियान पे लग गया है। इस बीच शेयर बाजार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक अलग चिंता का विषय है। लेकिन इन सब को छोड़कर इस देश की सामूहिक चिंता कहाँ है? वो है कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती। और कंगना रनौत के पीछे इतना बड़ा व्यापक जन समर्थन जुटा हुआ है कि मुझे लगता है जल्दी ही उनको युवा हृदय साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे ऐतराज सिर्फ इस पर है कि ये पूरे किस्से बहुत महत्वपूर्ण मसलों की कीमत पर हो रहे हैं। अगर वो न हो रहा होता तो फिर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। अगर आप बाकी सारी चीजें जगह पे करें तो इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन इसको देखकर तकलीफ हो रही है, इसको देखकर ये समाज का हाल और मीडिया का हाल, दोनों का हाल देखकर चिंता हो रही है। और इस चिंता में अब क्या कहेंगे, मतलब कुछ कहते नहीं बन रहा है। कुछ मित्र हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अब दिन भर
ये सब देख के डिप्रेशन में जाने जैसी हालत हो गई है। ये लग रहा है कि क्या करें, समझ में नहीं आता है। टीवी देखने का मन नहीं होता है। फिर होता है कि अगर देखेंगे नहीं तो फिर हम समझेंगे कैसे क्या हो रहा है और उसके बारे में बात कैसे करेंगे। तो मजबूरी है कुछ चीज़ों पे बात करने की। आपकी इच्छा नहीं हो इन पे बात करने की, इसके बावजूद करनी पड़ती है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर आग्रह है, वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।